हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली ये गैमेटोजेनेसिस जो हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्चुरेशन, उसमें का ये पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला इवेंट होने वाला है गैमेटोजेनेसिस। तो जो मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है जेनेसिस। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जेनेसिस जहां भी हो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है तो स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था उसके अंदर दो टाइप की सेल्स थी, एक सर्टोली सेल्स थी और दूसरी जर्म सेल्स थी या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखते हैं। देखो, सर्टोली सेल का यहाँ पे कोई उतना काम नहीं है, बस तुम इतना याद रखना कि सर्टोली सेल का शेप जो होता है वो टॉल होता है। टॉल होता है उसका शेप, टॉल मीन्स बड़ा, ठीक है। वो वाला टॉल को तुम कुछ और टॉल समझो। तो मैंने पहले ही बता दिया टॉल सर्टोली सेल्स का, बस इतने सेल्स को हमें डिवाइड करना था, इस वजह से मैंने वो लिख दिया, ठीक है। अब हमारा मेन जो आज का टॉपिक है ना वो ये है। ये हमने सेल के बेसिस पे बनाया है कि कब कौन सी सेल डिवाइड करेगी, और ये हमारा स्टेप है नेम विथ नेम, ठीक है। तो देखो, पहले हमारी जर्माइनल एपिथेलियल सेल थी। मैंने क्या बोलते हैं सेमनीफेरस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बताया था कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर था अपना, ऐसे वाला, तुम्हें याद होगा। यहाँ पे हमारा वो था और इसके बीच में ये सर्टोली सेल्स थी कुछ, और ये जो पहली लेयर थी ना हमारी, वो थी हमारी जर्माइनल एपिथेलियल की, एपिथेलियम बोल सकते हो। तो देखो, उसमें हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये जो स्टार्टिंग की थी ना, ये सेल्स, ये जो सेल्स थी स्टार्टिंग की क्यूबॉइडल शेप में, उन्हें हम बोलते थे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। उनका शेप होता है क्यूबॉइडल, ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से क्वेश्चन आता है कि क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या जर्म सेल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेल जर्म सेल बनता है या प्रीमोडियल सेल। प्री मतलब पहले और मोडियल यानी तुम्हारा प्रीमोडियल सेल बोल सकते हो, या मदर मदर जर्म सेल भी कह सकते हो एक तरह से। देखो, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी क्यूबॉइडल जर्म सेल्स होती हैं उसमें होता है माइटोसिस, ठीक है। ये माइटोसिस करके अपना, देखो यहाँ पे तुम्हारा ये है तुम्हारी जर्म सेल, ठीक है। इसमें हुआ माइटोसिस, तो एक से इसने रिप्लेस कर लिया खुद को, इसने एक से खुद को रिप्लेस कर लिया और दूसरे को भेज दिया इसने, यहाँ पे देख रहे हो, दूसरे को भेज दिया इसने मियोसिस में। देख रहे हो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है, तो एक ने रिप्लेस कर लिया, ये वाली सेल फर्दर अपना आगे करेगी तो ये रिप्लेस कर लेगी, इसको मियोसिस में भेज देगी। तो बस तुम्हें एनसीईआरटी का डायग्राम समझाना था मुझे। तो देखो, अभी हम सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं। जर्म सेल अपने आप को रिप्लेस करी यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आई थिंक मैंने ये वाली लाइन ज्यादा बना दी थी, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा ये अपने आप को फर्दर, एक सेकंड दो बस मुझे। देखो देखो यहाँ पे तुम्हारा जर्म सेल है, क्यूबॉइडल जर्म सेल, वो तुम्हारा यहाँ पे बना रहा है, अपने आप को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से तुम्हारा मियोसिस में वो डाल दे रहा है। तो ये तुम्हारी होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, ठीक है। वहां से तुम्हारा मियोसिस वन हुआ, मियोसिस वन, मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन गई, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये तुम्हारा स्पर्मेटिड बन गया और यही मेच्योर होकर के यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन वाला फेज होगा। तो वहां से ये तुम्हारा बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। ये कुछ मैंने टर्म लिख रखे हैं, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, तीसरा स्पर्मिएशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इस पे देखो, तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल में तुम्हारा हुआ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारी मेल जर्म सेल बनाई। मेल जर्म सेल्स में होगा माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि एक से दो सेल बना लिया सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का,
तो एक रिप्लेस कर देगा खुद को और दूसरी जो सेल बनी है माइटोसिस से उसे भेज देगा वो मियोसिस करने के लिए। मियोसिस क्यों? ताकि वो 2n से सिंगल n हो सके। प्लॉइडी लेवल उसका डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो सके। देखो ये डिप्लॉइड है, ये तुम्हारा हैप्लॉइड हो गया। तो इसके लिए मियोसिस जरूरी होता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कि ह्यूमंस के केस में मियोसिस कहाँ पे होता है, तो वो तुम्हारा मेल जर्म सेल्स में होता है, ठीक है। देखो फिर तुम्हारी बन गई माइटोसिस करके तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का भी प्लॉइडी लेवल होता है 2n, यानी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। यहां से तुम्हारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट मियोसिस, यहां से तुम्हारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट मियोसिस, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ। अभी इसको हम देखो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट मियोसिस। ये तुम्हारी एक जर्म सेल, यहां से तुम्हारी बनी 2 सेल्स। एक ने खुद को रिप्लेस किया, एक ने खुद को रिप्लेस किया, एक आगे मियोसिस में। यहाँ पे तुम्हारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन मियोसिस 1 करेगी, एक से ये 2 बना दिया, इसको रिप्लेस कर दो। मतलब ये आगे नेक्स्ट जब गैमीट बनेगा ना, तुम्हें पता है ह्यूमंस जो मेल्स होते हैं एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है नहीं कि एक ही बार में ये सब बन जाएगा, तो प्रोसेस ये चलता रहता है, ठीक है। तो देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, इसने मियोसिस किया, ये बना दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल। तुम्हें पता है एक मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं, तो ये तुम्हारी हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स n। अब ये तुम्हारी अलग से मियोसिस करेंगी और ये 4 मियोसिस 2 करके ये 4 स्पर्मेटिड बनाएंगी। 4 बना दी तुम्हारी स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड है ना, ये तुम्हारा मैच्योर होकर के बना देगा स्पर्मेटोजोआ। तो ये तुम एक सेल के वो तुम बना सकते हो, सेल वाला डायग्राम, और यहाँ पे तुम्हारा स्टेप वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने जो 2 लिख रखा है ना, जब स्पर्मेटिड से मैच्योर होकर के डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ से देखो स्पर्मेटोजेनेसिस तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्मेटोजोआ तक का पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। बट स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना वो तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। और स्पर्मेटोजोआ तुम्हें पता है कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, सर्टोली सेल का काम, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो जब इसके नरिशमेंट का काम कंप्लीट हो जाता है, जब यहां से तुम्हारे स्पर्मेटोजोआ नरिशमेंट लेकर के जब यहां से मूव आउट करते हैं, मूव आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ, देखो मैं तुम्हें तीनों एक एक करके अब बता रहा हूं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वो होता है जब स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल से पूरा स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ, तो अब स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा उसे हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे देख सकते हो स्पर्मियोजेनेसिस। और जब तुम्हारा स्पर्म बनता है और तुम्हारा वो सर्टोली सेल्स में नरिशमेंट ले रहा होता है, उसके बाद जब नरिशमेंट ले लेता है, नरिशमेंट इन द सेंस तुम एक तरह से बोल सकते हो खाना पीना, फूड, तो उसके बाद जब इस सर्टोली सेल से वो रिमूव होता, मतलब मूव आउट करता है, वहां से जब जाता है एपिडिडाइमस में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो ये तुम्हें समझ आ गया होगा, आई होप। नहीं है तो एक बार रिपीट कर लो, रिपीट करने में कुछ जाता नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट समझ आ जाएगा। ये एक बार समझ गए ना तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो स्पर्मिएशन को हमें एक सिंपल सा, यहाँ पे
एक तरह से देखो तो एमिशन जैसे टर्म है ना, एमिशन, एमिट, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कि कोई ये लाइट है तो यहाँ से एमिट कर रहा है, मतलब अपने आप से दूर भगा रहा है। लाइट एमिट कर रहा है ना, तो यहाँ से अपने आप से दूर भगा रहा है। तो वैसे ही स्पर्मिएशन सर्टोली सेल से एमिट होते हैं। बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब दूर जाते हैं। दूर कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एरेटिक टेस्टिस से होते हुए वासाई फ्रेंचिया और एपिडिडाइमस में जाएंगे। एपिडिडाइमस तक जाएंगे। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप ये तीनों टर्म तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, तुम सिर्फ इस चीज को समझ लेना और उसके बाद ना ये वाला तुम याद रखना। ये जो प्रोसेस है ना, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल में होती है माइटोसिस। पहले तो स्पर्मेटोगोनिया सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करते करते मेल जर्म सेल बनाएगी। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट मेल जर्म सेल्स में होगा तुम्हारा माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल, ये जो क्यूबॉइडल सेल है ना, ये यहाँ पे, इसमें होगा तुम्हारा माइटोटिक डिवीजन। उससे एक से दो सेल्स बनेगी, दो में एक तुम्हारा रिप्लेस कर देगा खुद को। नहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा। अगर बार बार मियोसिस डायरेक्ट करने लगे तो मेल जर्म सेल्स तो खत्म ही हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसके वजह से तुम्हारा मियोसिस, माइटोटिक डिवीजन चलते रहता है, माइटोसिस होते रहता है। तो एक रिप्लेस करता है, दूसरा मियोसिस में चला जाता है। मियोसिस में जाने के बाद तुम्हारा जो एक सेल होता है, वो एक सिंगल, वो तुम्हारा चला जाता है मियोसिस में। उसके बाद तुम्हारा बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जर्म सेल माइटोसिस किया, उसके बाद बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड ही होता है, ठीक है। मेल जर्म सेल माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वहां पे तुम्हारा क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा, 2n से ये n हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, कंप्लीट मियोसिस। उसके बाद तुम्हारा बनेगा स्पर्मेटिड। यहां तक देखो, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस। आई डोंट नो ये तुम्हें क्लियर दिख रहा है या नहीं, बट हाँ दिख रहा है। इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और यहां से तुम बस ऐसे याद रखो, स्पर्मेटोजोआ जब एपिडिडाइमस तक जाता है फ्रॉम सर्टोली सेल, एपिडिडाइमस तक जाता है फ्रॉम सर्टोली सेल, उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, एमिशन, ठीक है। और यहां से तुम्हारा नीचे तक पूरा प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम मेल जर्म सेल या फिर क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनियल सेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आई होप तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस समझ आया होगा। तो ये था हमारा तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस। ऐसे गैमेट बनता है। हाँ, ये जो तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ होता है वही तुम्हारा मेल गैमेट होता है, वही स्पर्म होता है, वही हैप्लॉइड होता है, उसका प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ताकि तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा ना होने पाए, जो स्पर्म है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना बने, उसको कंट्रोल वे में बहुत तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड की भी हेल्प लगती है, हाइपोथैलेमस का भी हेल्प लगता है। तो उसे हम एक बार देखते हैं। तो चलो मैं उसे एक बार बना दूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, या इसे हम हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल सिस्टम भी बोलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ तुम्हें लाइन डायग्राम दिख रहा होगा कि कैसे क्या काम होता है। तो जैसे तुम देख सकते हो, देखो हाइपोथैलेमस तुम्हें पता है हमारे ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स को कैरी करती है, वो प्रोड्यूस नहीं करती। हाइपोथैलेमस अपना सेक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करके रखता है। एक तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हो गया और एक और तुम्हारा एडीएच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो,
अभी हम पोस्टीरियर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा बात हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस से GnRH का मतलब क्या हुआ? GnRH का मतलब हुआ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब हमारा जो गोनेड्स के लिए डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तुम्हारे ये, ठीक है। तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी को उसने GnRH से सिग्नल भेजा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से तुम्हें सिग्नल भेजा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। देखो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड होता है या मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। तो देखो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है। देखो उसने कोई भी सिक्रेशन हाइपोथैलेमस डायरेक्ट नहीं भेजता है, वो थ्रू सिग्नल्स भेजता है पिट्यूटरी को, उसके बाद पिट्यूटरी उसे सिक्रेट करती है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल आया, इसने अब दो हार्मोन्स जो हमारे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं LH और FSH, इसको इसने रिलीज किया। अभी हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा समझ सकते हो ये पॉजिटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव जा रहा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये तुम्हारा जितना भी हो रहा है ना अंदर, ये तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव इन द सेंस वो काम कर रहा है, नेगेटिव इन द सेंस उसे रोका जा रहा है, ठीक है। तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे आए बात, तो LH आया, FSH आया। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को डेवलप करता है, उसके बाद हमारे वो फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद हमारा देखो अगर यही तुम फीमेल में देखोगे तो फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल उसके अंदर होता है तुम्हारा सेकेंडरी ओवम। यहाँ पे तुम्हें बस इतना याद रखना है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, सर्टोली सेल पे वो काम करता है। अब ये कैसे याद रखेंगे कि LH लीडिंग पे काम करता है, FSH सर्टोली पे। देखो ल्यूटिनाइजिंग में L से L मिला दो, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में भी L आ रहा है, लीडिंग सेल में भी L आ रहा है। तो ल्यूटिनाइजिंग LH जो हार्मोन है वो तुम्हारा लीडिंग सेल पे काम करेगा, ठीक है। FSH में S आ रहा है, S, तो वो तुम्हारा सर्टोली सेल। ये बहुत कंफ्यूज करता है यार, मतलब इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, बाकी तुम्हें अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो FSH से सर्टोली सेल पे काम करेगा, LH लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल पता है ना क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स जो एंड्रोजन रिलीज करती थी, एंड्रोजन के बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता था। तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH हार्मोन रिलीज किया, LH लीडिंग सेल पे काम करके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन अभी इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं बाद में। देखो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH रिलीज किया, दोनों साथ ही रिलीज कर दिए, बट हम समझने के लिए अलग अलग समझ रहे हैं। फिर FSH ने सर्टोली सेल पे काम किया। अब सर्टोली सेल 3 काम करती है। पहला, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती है, ये तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस में चला जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस पता है ना क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ कलेक्ट करके बनाना। स्पर्मेटिड इमेच्योर होता है, फैला हुआ, मतलब ये पूरे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में इधर उधर होता है, और जो तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ होता है वो मैच्योर स्पर्म बोल सकते हो। हालांकि स्पर्मेटोजोआ जब तक एपिडिडाइमस में नहीं जाता तब तक उसमें मूवमेंट खुद से नहीं आता है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे यार। अभी तुम बस इतना समझना, सर्टोली सेल 3 काम करती है। पहला तुम्हारा ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, नहीं पढ़े हो तो जाओ पहला लेक्चर देखो, वो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला नहीं, दूसरा टेस्टिस में मैंने पढ़ाया, ठीक है। सर्टोली सेल ने ABP रिलीज किया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये अपना स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस को फेवर करेगा। यहाँ से तुम्हारा स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू कर देगा। दूसरा काम ये करती है कि ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पे काम करती है। सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया सेल पे काम करती है और उसे बोलती है कि तुम स्पर्म प्रोडक्शन करो। स्पर्मेटोगोनिया सेल पे कैसे काम करेगी? तुम्हें याद है ना, स्पर्मेटोगोनिया सेल डिफरेंशिएट होकर मेल जर्म सेल्स में आती थी, क्यूबाइडल जर्म सेल, वहां पे फिर माइटोसिस होता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। अभी यार 5 से 10 मिनट पहले मैंने बताया, बोल गए, इसीलिए मैं इसको अभी इसी गेमेटोजेनेसिस, मेल गेमेटोजेनेसिस के साथ ही मैं इसको बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। देखो मेल जर्म सेल्स से तुम्हारा माइटोसिस होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ, तुम्हारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 हुआ, स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना।
तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल पे जाकर के काम करेगा, सर्टोली सेल, और फिर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन भी इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। और एवीपी को भी सर्टोली सेल और टेस्टोस्टेरोन दोनों प्रमोट करेंगे, और स्पर्म प्रोडक्शन को भी दोनों प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने नेगेटिव फीडबैक पे। देखो जैसे मान जाओ काम भर का तुम्हारा स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, अब इसे रोकना है ताकि एक्सेस में ना बने। तो पहला हमारा जो वो क्या बोलते हैं इफेक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो तुम्हारा सर्टोली सेल कुछ केमिकल्स के थ्रू इनहिबिशन का सिग्नल भेजेगी। वो कहाँ भेजेगी? तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वो एलएच और एफएसएच को रिलीज करना बंद कर दे। फिर यहाँ से अगर बाई चांस काम नहीं हुआ या फिर इसने काम कर दिया तो आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा। अगर इसने काम नहीं किया तो ये तुम्हारा चला जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास क्यों जाएगा? ताकि वो जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, ताकि वो इस केमिकल को ना रिलीज करे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल में नहीं मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सेम वैसे ही टेस्टोस्टेरोन जब हाई लेवल हो जाता है तो वो लीडिंग सेल को बोलता है कि तुम अपना काम बंद करो। यहाँ से काम हुआ नहीं तो ये चला जाएगा तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर यहाँ से एलएच का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, फिर लीडिंग सेल को सिग्नल नहीं मिलेगा, फिर वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाएगा। और फिर अगर यहाँ पे भी प्रोडक्शन चालू हो रहा है, फिर वो फाइनल हाइपोथैलेमस के पास दोनों तरफ से सिग्नल आ जाएगा और जीएनआरएच का प्रोडक्शन बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे हमारा काम करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं, अभी देखो हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला हो गया, अब हमें बात करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे, और बस इतना ही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बच रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे पीपीटी में कवर कर लो, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना करके उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।